नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हमने शिक्षा मनोविज्ञान की जो टेस्ट सीरीज़ है उसको कल से प्रारंभ कर दिया था। तो आज हमारा दूसरा मॉडल टेस्ट होगा जिसमें आपको 30 प्रश्न मिलेंगे और आप लोग अपनी तैयारी को आजमाइएगा कि आप लोग 30 में से कितने करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए अपनी टेस्ट सीरीज़ का। तो देखिएगा, आपको पहले हमने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन डालते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज मैं उसका उत्तर बता रहा हूँ। ये पिछले वीडियो का सवाल है कि भाई विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विकास के किस सिद्धांत की ओर इंगित करता है, एक विचार किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर काफ़ी विद्यार्थियों ने बताया था। बिल्कुल, बहुत अच्छा, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है, यानी विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअसली चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। लास्ट वीडियो में अंत में हम आपको एक प्रश्न डालेंगे जिसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। प्रारंभिक जीवन में अनुभवों को व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण माना है। ये किस मनोवैज्ञानिक ने माना है, आपको ये बताना है। किंसक ने, या मॉर्गन ने, मार्गन ने, या फिर सैमुअल विटुस ने। राइट आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट में फटाफट। आप लोग रात्रि 9 बजे तैयार रहा करो, आपकी लाइव क्लास, प्रीमियर लाइव क्लास होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा ऑप्शन सी। बिल्कुल सी ऑप्शन करेक्ट है। फ्राइड ने, सिगमंड फ्राइड ने प्रारंभिक जीवन में अनुभवों को व्यक्तित्व निर्धारण में महत्वपूर्ण माना था। तो ये फ्राइड हो जाएगा राइट ऑप्शन। तो आप लोग सुनिएगा, उन्होंने बताया था कि भाई जो प्रारंभिक जीवन में अनुभव होते हैं वो व्यक्तित्व के निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आप लोग सिगमंड फ्राइड, इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं आरपीएससी 2021 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दूसरा। कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत कौन सा नहीं है, आपको ये आंसर जल्दी से कमेंट में बताना है। देखिए, कोहलबर्ग के द्वारा 3 स्तर बताए गए थे और ये नैतिक विकास आपको पढ़ना है कोहलबर्ग का, जीन पियाजे का। ये दोनों ही नैतिक विकास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक तो कोहलबर्ग का और दूसरा जीन पियाजे का। कोहलबर्ग के द्वारा 3 स्तर बताए गए थे और उन 3 स्तरों में 6 अवस्थाएं बताई गई थी। तो ये विशेषकर आपको ध्यान रखना है, कोहलबर्ग अच्छे से पढ़ के जाना है। तो कोहलबर्ग के द्वारा जो प्रतिपादित नैतिक विकास का सिद्धांत है, निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए, अंतः व्यक्तित्व संबंध सिद्धांत ये भी कोहलबर्ग का है, वैयक्तिकवाद सिद्धांत ये भी कोहलबर्ग का है, सार्वभौमिक सिद्धांत ये भी कोहलबर्ग का है। लेकिन साथियों, जो सामाजिक संबंध सिद्धांत है, ये सामाजिक संबंध सिद्धांत कोहलबर्ग का नहीं है। तो साथियों किसका है ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये लेव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक संबंध सिद्धांत दिया था, जिसको हम ZPD, समीपस्थ विकास क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया था, सामाजिक सांस्कृतिक संबंध सिद्धांत। याद रखना अच्छे से, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निगमन तर्क के जनक कौन है। निगमन तर्क के जनक कौन है, सुकरात, जॉन डेवी, प्लेटो या फिर अरस्तु। जल्दी से फटाफट बताएंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको याद होना चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु। और उन्होंने बताया था साथियों, अरस्तु ने क्या कहा था निगमन तर्क के बारे में, कि भाई सामान्य कथन के आधार पर हम निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। यही क्या होता है, निगमन तर्क होता है। समझ में आ गया। यानी कि एक सामान्य से विशिष्ट की ओर हम निष्कर्ष की ओर पहुंच जाते हैं, यही हमारा निगमन तर्क होता है। और ये कथन जो दिया था अरस्तु के द्वारा दिया गया था, इसलिए निगमन तर्क के जनक हमारे अरस्तु साहब
कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट कर लेंगे बिल्कुल। अगला क्वेश्चन नंबर 4, किशोर अवस्था का मुख्य लक्षण है। किशोर अवस्था का मुख्य लक्षण है। देखिए, याद रखेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, उसकी डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन भी आपको करवाऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनते जाइएगा, प्रश्न का आंसर के साथ साथ उसकी व्याख्या भी। ठीक है, तो किशोर अवस्था का यहाँ पर मुख्य लक्षण साथियों बिल्कुल याद रखना है, संक्रमण। क्या हो जाएगा आंसर आपका? संक्रमण हो जाएगा। और ये किशोर अवस्था को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास का संक्रमण काल कहा है। तो किसने कहा था साथियों? ये भी आपको याद रखना है, ज़ारसील्ड महोदय के द्वारा किशोर अवस्था को शारीरिक और मनोवैज्ञानिक संक्रमण काल कहा गया है, ज़ारसील्ड महोदय के द्वारा। बिल्कुल अपने माइंड में स्थापित कर लीजिएगा, प्रश्न का एक एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किशोर अवस्था संघर्ष की अवस्था है। ये विचार यानी ये कथन किसका है? किशोर अवस्था को संघर्ष की अवस्था कहा है, तूफानों की अवस्था कहा है, झंझावतों की अवस्था कहा है। तो साथियों ये तो आपको सबको विदित है अच्छे तरीके से, ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। हर बार ऐसी कोई एग्ज़ाम नहीं हुई इंडिया लेवल में साइकोलॉजी के पेपर में ये प्रश्न नहीं आया हो। लगभग सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न आ चुका है। तो किशोर अवस्था को संघर्ष की अवस्था, तूफान की अवस्था, झंझावतों की अवस्था साथियों स्टेनले हॉल के द्वारा कहा गया है। क्लियर? आपको ऑप्शन ए याद रखना है, और ये तो वैसे आपको याद भी होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये प्रश्न जो है, किशोर अवस्था एक परिवर्तन है। किशोर अवस्था एक परिवर्तन है, ये मत किसने दिया है? एक शब्द आप लोग पकड़िएगा कि किशोर अवस्था एक परिवर्तन, परिवर्तन माना है केवल किशोर अवस्था को। समझ में आ गया ना? तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग लगाएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिग्गी व हंट ने। समझ में आ गया? बिग्गी व हंट ने किशोर अवस्था को एक परिवर्तन की अवस्था माना है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, बिग्गी व हंट। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, संवेगों का नियंत्रण कठिन होता है। संवेगों का नियंत्रण कठिन होता है, किस अवस्था की बात की गई है? संवेगों का नियंत्रण किस अवस्था में कठिन हो जाता है साथियों? राइट आंसर हो जाएगा किशोर अवस्था। क्या होगा? संवेगों का नियंत्रण जो है किशोर अवस्था में जाकर के बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन आपसे पूछ लिया जाता है कि संवेगों का नियंत्रण होने की क्षमता सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है? तो साथियों वो है बाल्य अवस्था। ठीक है ना? यानी कि संवेगों का नियंत्रण, सबसे अधिक नियंत्रण किस में होता है? बाल्य अवस्था में। लेकिन सबसे ज़्यादा संवेगों का अनियंत्रण की अगर बात करें, यानी नियंत्रण कठिन होता है, तो वो होगा आपका किशोर अवस्था। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8, इंपॉर्टेंट लगाइए इस प्रश्न पर। चलिए बताएंगे आप लोग, अहम मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? एरिक एरिक्सन, मार्गरेट मीड, हेविंगहर्ट्ज़ या स्टेनले हॉल? अहम मनोविज्ञान के प्रतिपादक। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लें आप लोग। ठीक है ना? ईगो के बारे में बताने वाले, ईगो के बारे में बताने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं साथियों हमारे एरिक एरिक्सन साहब। ठीक है, जिन्होंने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। उन्होंने ही अहम मनोविज्ञान का एक सिद्धांत दिया। इसलिए एरिक एरिक्सन साहब ने यहाँ पर 8 अवस्थाओं के बारे में बताया था। ठीक है, सामाजिक किशोर अवस्था की 8 अवस्थाओं के बारे में बताया गया था। मनोसामाजिक ज्ञान की 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई थी। ये भी आपको याद रखना है कि अहम मनोविज्ञान के प्रतिपादक या मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एरिक एरिक्सन साहब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9,
किशोर अवस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु कौन सी संज्ञानात्मक योग्यता अपेक्षित है? एक एक प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखते जाइएगा एक एक प्रश्न को अच्छे से। तो देखिएगा, किशोर अवस्था में सृजनात्मकता के विकास हेतु संज्ञानात्मक जो योग्यता होती है साथियों, वो हमारी कहलाती है अपसारी चिंतन। क्लियर? अपसारी चिंतन कहलाती है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? तो साथी समूह का प्रभाव, नया सामाजिक समूहन, पहचान की खोज, और ऑप्शन डी है अभिभावकों के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। याद रखना, किशोर अवस्था से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए अब तक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किशोर अवस्था। तो राइट ऑप्शन होगा इसका डी। आप लोग क्या करेंगे? डी ऑप्शन कर लेंगे, अभिभावकों के साथ में सामंजस्यपूर्ण संबंध। ये सामान्य विशेषता नहीं है किशोरों की। याद रखें, किशोर जो होते हैं अभिभावकों के साथ में सामंजस्य स्थापित करने में अपना क्या करते हैं? विरोध प्रदर्शित करते हैं, संघर्ष करते हैं। समझ में आ गया? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां। कौन सी किशोर अवस्था की एक सामान्य विशेषता नहीं है? आपसे किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है पूछा गया है। तो देखिएगा, किशोर अवस्था एक परवर्ती अवस्था है, यह पहचान की खोज का समय होता है, यह वास्तविकताओं का समय होती है, या यह वयस्क अवस्था की दहलीज होती है। यानी कि जो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है आपसे पूछा गया है, तो देखिएगा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना? ये विशेषता वास्तविकताओं का समय होती है। ये किसकी विशेषता है साथियों? ये बाल्यावस्था की विशेषता है। किसकी है? बाल्यावस्था की विशेषता है। ये बाकी की आपकी जो 3 पॉइंट है, ठीक है ना, एक परिवर्ती अवस्था होती है, ये किशोर अवस्था की विशेषता है। पहचान की खोज का समय है, ये भी आपकी किशोर अवस्था की विशेषता है। और वयस्क अवस्था की दहलीज, ये भी किशोर अवस्था की विशेषता है। लेकिन आपका ऑप्शन सी, ये वास्तविकताओं का समय होती है, ये किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है। किसकी है? बाल्यावस्था की विशेषता है। क्लियर होना चाहिए आपका आंसर। प्रश्न संख्या 12। क्रोध का संवेग, क्रोध का संवेग किशोरों की किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ा है? तो याद रखेंगे, ये प्रश्न आपको टेस्ट सीरीज नंबर 1 में भी दिखाई दिया होगा, युयुत्सा। ठीक है भाई, युयुत्सा हमारी क्या है? मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। और विलियम मैकडूगल ने बताया था 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में, और उनके 14 ही संवेगों के बारे में बताया था। इसलिए क्रोध का संबंध किससे हो जाएगा? युयुत्सा मूल प्रवृत्ति से हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। सामाजिक विकास के सिद्धांत में किसने भूमिका संभ्रांति शब्द का प्रयोग किशोर अवस्था के संदर्भ में किया है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग लगाएंगे इस पर। चलिए बताइएगा फटाफट, फटाफट से ठोक दो आंसर क्या होगा इसका। राइट ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे आप लोग। सबसे पहले सामाजिक विकास के सिद्धांत में भूमिका संभ्रांति शब्द का जो प्रयोग किया था साथियों, एरिक एरिक्सन साहब ने किया था अपने सिद्धांत में। समझ में आ गया? तो आपको ऑप्शन क्या रखना है? ए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। पूर्व किशोर अवस्था में संवेग होते हैं, पूर्व किशोर अवस्था में संवेग होते हैं। अगर कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपका प्रत्येक इशू पकड़ेंगे। तो क्वेश्चन संख्या 14 राइट आंसर हो जाएगा आपका किशोर अवस्था के अंतर्गत जो संवेग होते हैं ना साथियों, पूर्व किशोर अवस्था की बात हो रही है यहाँ पर। तो इसमें जो संवेग होते हैं वो अनियंत्रित और अयुक्ति संगत होते हैं।
ठीक है ना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15। प्रश्न थोड़े से बड़े आएंगे, ऐसे ही प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जहाँ पे बच्चे को थोड़ा सा सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है। तो वैसे की वैसे ही प्रश्न मैं आपको लेवल के अनुसार इस टेस्ट सीरीज के अंदर इन्वॉल्व करूंगा। चलिए पढ़िएगा प्रश्न संख्या 15। किशोरों के शारीरिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, किशोर अवस्था के प्रथम 3 वर्षों को तीव्र वृद्धि और विकास के रूप में चिन्हित किया जाता है। तो ये बात भी आपकी सही है। प्रारंभिक किशोरों में लड़कियां लड़कों की तुलना में तेजी से बढ़ती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। किशोर अवस्था प्रजनन परिपक्वता तक पहुंच जाती है, ये बिल्कुल भी सही है। लेकिन साथियों, लड़कों में स्वर यंत्र बाहर से शायद ही दिखाई देता है, किंतु लड़कियों में ये देखा जा सकता है। ये बात उसकी गलत है। ये बात क्या उसकी गलत, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कों को स्वर यंत्र के माध्यम से ही पहचाना जाए, उसके कुछ गौण लैंगिक लक्षण भी जो होते हैं वो भी बाहर से देखे जा सकते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, है ना, शरीर पर अत्यधिक बालों का होना। ये सब लड़कों के भी गौण लक्षण, गौण लैंगिक लक्षण होते हैं, जिसके माध्यम से उनके शारीरिक विकास को पहचाना जा सकता है लड़कियों की तुलना में। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन संख्या 16। कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चुनें। देखिएगा, आपको यहाँ पर 4 पॉइंट दे रखे। सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुखता, साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत उन्मुखता। तो आपको बताना है कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता जो स्तर है उसके अंतर्गत कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। उन्होंने 3 स्तर और 6 अवस्थाओं के बारे में बताया था। तो साथियों, ये उत्तर रूढ़िगत जो नैतिक अवस्था है, ठीक है, ये तीसरा स्तर हो जाएगा। कौन सा है, तीसरा स्तर है हमारा। ये पहला होता है पूर्व रूढ़िगत, ठीक है ना, दूसरा होता है रूढ़िगत और तीसरी जो स्तर है हमारा उत्तर रूढ़िगत है। तो इस उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था के अंतर्गत कौन कौन सी जो स्तर है हमारा, इसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, तो आपको याद रखना है अच्छे से। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ठीक है ना, 1 और 4। देखिए, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और सार्वत्रिक नीति सिद्धांत उन्मुखता, ये दोनों ही आपकी अवस्था है वो तीसरे स्तर के अंतर्गत आती है। क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17। निम्न में से कौन सा तरीका किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषण हेतु उचित नहीं है। उचित वृद्धि एवं विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना, संवेगों के दमन हेतु प्रशिक्षण देना, निर्देशन सेवाओं की व्याख्या करना और ऑप्शन डी है मनोरंजक गतिविधियों का आयोजन करना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यहाँ पर बात की जा रही है मानसिक स्वास्थ्य की बात की जा रही है, ठीक है ना, यहाँ पर मानसिक विकास की बात की जा रही है। तो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो पोषण हेतु उचित कथन नहीं है, कौन सा नहीं है, तो देखिएगा, ये भी यहाँ पर मानसिक विकास से संबंधित है, संवेग भी हमारे मानसिक विकास से संबंधित है, निर्देश आदेश ये सब मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन साथियों, ये जो हमारी मनोरंजक गतिविधि है ये हमारी किससे संबंधित है, शारीरिक विकास से संबंधित है। क्लियर, ये शारीरिक विकास से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन 18। एक व्यक्ति नैतिकता को गूढ़ अथवा अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखता है। यह विशेषता कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कौन से स्तर से संबंधित है। चलेगा, बताएंगे फटाफट से क्या होगा इसका राइट आंसर। आपको याद होना चाहिए कि गूढ़ और अमूर्त सिद्धांतों के आधार पर परखना,
ये कौन सी अवस्था है हमारी? पहली बात तो ये याद रखना होगा कि ये हमारी पांचवी अवस्था है, ठीक है। और पांचवी जो अवस्था होती है किस स्तर के अंतर्गत आती है? तीसरे स्तर के अंतर्गत आती है। तो हमारा तीसरा स्तर हो जाएगा उत्तर परंपरागत स्तर, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर कर लेंगे आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। एरिक्सन के अनुसार निम्न में से कौन से संकट का सामना किशोरों को करना पड़ता है? ठीक है ना, करना पड़ता है। चलिए बताएंगे। ये एरिक एरिक्सन की जो आपकी अवस्था है ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए बताएंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोग कंफर्म याद रखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा किशोरों को संकट, अब आपको ये याद रखना है कि भाई किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, किशोर अवस्था कहाँ से कहाँ तक होती है, तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व, ठीक है। अस्तित्व बनाम भूमिका द्वंद्व की जो अवस्था है ये आपकी क्या हो जाएगी? किशोरों की अवस्था के अनुसार हो जाएगी। क्लियर? तो आपको ए ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन 20। एडोलसेंस शब्द किस लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो याद रखना है ये एडोलसियर, ठीक है ना। एडोलसियर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है ना। इसका अर्थ क्या होता है ये भी आप लोग याद रखें, परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, परिपक्वता की ओर अग्रसर, ठीक है ना। एडोलसेंस शब्द जो है हमारा ये एडोलसियर से लिया गया है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है परिपक्वता की ओर अग्रसर होना। और एक चीज़ और याद रखना, ये एडोलसेंस जो पुस्तक है साथियों किसने लिखी थी? स्टैनले हॉल ने लिखी थी। स्टैनले हॉल ने ये एडोलसेंस पुस्तक लिखी थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 21। निम्न में से कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है? किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, आपको अच्छे से जवाब देना है, सोच समझ के देना है। ये टेस्ट सीरीज अगर आपने यूज की है तो आप लोग सोचिएगा, आप लोग साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये बहुत हार्ड लेवल की टेस्ट सीरीज समझिएगा। यहाँ पर अभी तो देखना धीरे धीरे ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि आप लोग जितना भी रिवीजन करोगे, जितना थ्योरी पढ़ोगे, अब उसका टेस्ट आपको देना है। आपने थ्योरी सबको पढ़ रखी है तो आप लोग टेस्ट सीरीज अब ज्वाइन कीजिएगा। टेस्ट सीरीज के माध्यम से ही आपको ये पता लगेगा कि आपको कितना याद है। वैसे तो आप लोग ऐसा लगता है जैसे हम भूल चुके हैं सारी चीज़ें, लेकिन जब रिवीजन करते हैं तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से करना चाहिए। तो किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, याद रखना कौन सी नहीं है? संग्रह की प्रवृत्ति, ठीक है ना। देखो परस्पर विरोधी मानसिक दशाएं ये भी किशोर अवस्था की विशेषता है। वीर पूजा, ठीक है ना, बड़े होकर के अपने आप में किसी दूसरे को आदर्श मान करके वीर नायक पूजा करते हैं। काम शक्ति की परिपक्वता यानी कि काम करने की जो शक्ति है, जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। लेकिन संग्रह की प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किशोर अवस्था में नहीं होती, किस में पाई जाती है साथियों? ये बाल्यावस्था के अंतर्गत होती है। ये विशेषता किसकी है? बाल्यावस्था की। संग्रह की प्रवृत्ति या फिर संचय की प्रवृत्ति, याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 22। किशोर अवस्था सतत विकास की अवस्था है, ये विचार किसका है? ज्योतिष शास्त्र 21 2021 में पूछा गया है। जितनी भी राजस्थान में ही नहीं, भारत में जितनी भी साइकोलॉजी के पेपर हुए हैं अब तक, सबको मैं सारे प्रश्नों को ढूंढ ढूंढ के आपको करवा दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो किशोर अवस्था सतत विकास की अवस्था, ये विचार किसका है? तो आपको अच्छे से याद रखना, इसको हॉलिंगवर्थ का है। किसका है? हॉलिंगवर्थ का है ये कथन। किशोर अवस्था सतत विकास की अवस्था है। अगला क्वेश्चन 23। परस्पर विरोधी मानसिक दशा की अवस्था मानी जाती है। अभी आपको एक क्वेश्चन आया था, जस्ट 21वां क्वेश्चन, तो उसमें तो नहीं पूछा गया था, तो आप लोगों ने कहा था संचय की प्रवृत्ति, ये बाल्यावस्था की विशेषता है। लेकिन अब यहाँ पे पूछा है कि परस्पर विरोधी मानसिक दशा की अवस्था कौन सी मानी जाती है, तो आपको याद रखना है कौन सी है वो? किशोर अवस्था है।
अपने आप में एक दूसरे का विरोध करते हैं, बड़े लोगों की आज्ञा का पालन नहीं करते, संघर्ष करते हैं, एक दूसरे की बातों का परस्पर विरोध करते हैं, तो ये जो प्रवृत्ति पाई जाती है किशोर अवस्था के अंतर्गत ही पाई जाती है। सी ऑप्शन आप लोग राइट लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्तित्व की दृष्टि से किशोर अवस्था में किसका विकास अधिक होता है? आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा लेवल क्या है और हम किस स्तर से अब पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपकी जो तैयारी है और निखर के आएगी साथियों, समझ लेना आप लोग। व्यक्तित्व की दृष्टि से किशोर अवस्था में किसका विकास अधिक होता है? तो आपको ये याद रखना है, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आत्म संप्रत्यय का। किसका होता है? आत्म संप्रत्यय का निर्माण होता है, क्योंकि किशोर अवस्था जो है हमारी वो आत्मचेतना की अवस्था मानी जाती है। आत्म संप्रत्यय का मतलब होता है आत्मचेतना। किशोर अवस्था के अंतर्गत आत्मचेतना का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट इसके साथ है। अगला क्वेश्चन 25। किशोर अवस्था जीवन का कठिन काल है, ये कथन किसका है? तो ये बहुत बार एग्जाम में आया है, ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी बार एग्जाम में देखो, पुरानी एग्जामों में जितने प्रश्न आए हैं लगातार 90% वही रिपीट होते हैं, उसकी आप लोग चिंता मत कीजिएगा। किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठिनतम काल माना गया है, ठीक है ना। तो वो कथन है हमारा किलपैट्रिक साहब ने कहा था कि भाई जो किशोर अवस्था है वो जीवन का सबसे कठिनतम काल होती है। ये किलपैट्रिक साहब का विचार था। ऑप्शन क्या लगाएंगे? बी राइट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 26। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो साथियों एकदम अच्छे सटीक प्रश्न लेकर के आए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को ग्रुपों में ज़रूर शेयर करेंगे आप लोग। जीवन दर्शन का निर्माण किस अवस्था में होता है? जीवन दर्शन का निर्माण किस अवस्था में होता है? जल्दी से बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किशोर अवस्था। ठीक है, तो किशोर अवस्था को अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत बार एग्जामों में ज़्यादातर किशोर अवस्था से ही प्रश्न आए हैं, तो आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। सांवेगिक व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार होता है? सांवेगिक व्यवहार में परिवर्तन किस प्रकार होता है? हृदय गति परिवर्तन से, श्वसन गति परिवर्तन से, रक्त गति परिवर्तन से, या उपरोक्त सभी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, आपको याद रखने हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ये जो हमारे तीनों ही परिवर्तन हैं ये सांवेगिक व्यवहार परिवर्तन के तत्व माने जाते हैं। तीनों के तीनों याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि भाई सांवेगिक जो व्यवहार के संवेगी तत्व हैं वो पहला कौन सा होगा? पहला होगा दैहिक तत्व। कौन सा है? दैहिक तत्व। नंबर दूसरा याद रखना है, कौन सा है? संज्ञानात्मक तत्व। कौन सा है? संज्ञानात्मक तत्व। और नंबर 3 आपको याद रखना है व्यवहारात्मक तत्व। ये तीनों संवेग के तत्व होते हैं, जो तीनों याद रख रहे हैं, दैहिक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और व्यवहारात्मक तत्व। इसलिए सांवेगिक व्यवहार में परिवर्तन उपरोक्त सभी के माध्यम से माना जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत किसने दिया साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाएंगे आप लोग इसको। जेम्स लांजे, स्केक्टर, सिंगर, या कैननवार्ड, या लेज़ारस? कौन होगा इसका राइट आंसर? बताएंगे फटाफट से। संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रवर्तक या जनक कौन है? किसने दिया था साथियों? ये आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आप लोग लगा लेंगे। संज्ञानात्मक मूल्यांकन सिद्धांत के जनक लेज़ारस हैं और उन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था? 1970 में दिया था, ठीक है ना। और क्या बताया था कि भाई सूचनाओं को
मूल्यांकन का आधार बताया था। इस सिद्धांत में क्या बताया था? सूचनाओं को मूल्यांकन का आधार बताया था और ये सिद्धांत 1970 में दिया था। ये याद रखने दोनों फैक्ट। क्वेश्चन संख्या 29। विकास का स्वरूप गुणात्मक होता है किंतु वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? चलिए बताएंगे आप लोग। वृद्धि और विकास के टॉपिक से संबंधित है ये जो हमारा चल रहा है ना, ये सारे के सारे टेस्ट, ये फिलहाल में अभी वृद्धि और विकास, ठीक है ना, विकास के अर्थ परिभाषा वगैरह से संबंधित है। तो विकास का स्वरूप तो कैसा होता है? गुणात्मक होता है। लेकिन वृद्धि का स्वरूप कैसा होता है? परिमाणात्मक होता है। ये याद रखना है आपको। ये वृद्धि और विकास दोनों में अंतर याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट प्रश्न इस वीडियो का। पुरुष या महिला सेक्स हार्मोन का उत्पादन किस अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा नियंत्रित किया जाता है? बताएंगे जल्दी से। पुरुष या महिला के अंतर्गत जो सेक्स हार्मोन का उत्पादन होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। वो कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि है? अच्छे से याद रखना है इस प्रश्न को। पीयूष ग्रंथि। इस भैया पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और इससे पीट यूट्राइन हार्मोन निकलता है। ये भी आपको याद रखना है, समझ में आ गएगा। और इसका दूसरा नाम और याद रखना, हाइपोफाइसिस। इस ग्रंथि का दूसरा नाम क्या क्या है? हाइपोफाइसिस। अगर आपको पीयूष ग्रंथि की जगह हाइपोफाइसिस शब्द भी आ जाए तो भी आपको ये करना होगा। क्लियर होना चाहिए आपका प्रश्न अच्छे से। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग एक थंबनेल जरूर करके बताएंगे। जल्दी से फटाफट से थम्स अप कर दें और कल के लिए प्रश्न आप लोग देखेंगे। इसका आंसर आपको मॉडल टेस्ट नंबर 3 में दिया जाएगा। इसका आंसर, चलिए, किशोरों के भीतर दमित संवेगों को बाहर अभिव्यक्त करने की विधि क्या कहलाती है? किशोरों के भीतर जो दमित संवेग हैं उनको बाहर अभिव्यक्त करने की विधि क्या कहलाती है? क्या शोधन होता है, सांवेगिक विरेचन कहलाती है, या फिर विस्थापन कहलाती है, या फिर दमन कहलाती है? जल्दी से फटाफट पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग इस प्रश्न पर नज़र डालेंगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अगली वीडियो में हम आपको इसका उत्तर बताएंगे, ज़रूर बताएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, टेस्ट सीरीज़ अब आपकी लगातार चलेगी, कोई नॉन स्टॉप नहीं रहेगा, बिल्कुल ऐसे चलेगी धड़ाधड़ तरीके से। बिल्कुल रीट का एग्ज़ाम होगा तब तक और भी फास्ट ज़बरदस्त तरीके से। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। आप लोग 5000 प्रश्न पढ़ चुके होंगे रीट के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है ना। आपको मैं 5000 प्रश्न कराने की जिम्मेदारी लेता हूँ। साइकोलॉजी के अंतर्गत ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको 5000 प्रश्न करवा दूंगा साइकोलॉजी के अंतर्गत। आप तो बस पढ़ते रहिएगा, मज़े लीजिएगा और अपनी तैयारी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।